Good morning, student. Welcome to e-learning class provided by St. Michael Academy. Myself, Sanjeev Angelo. I am going to teach Hindi class 6, chapter 6, गंगा बाबू कौन। तो सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय में आते हैं। बता रहे हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा राष्ट्र का गौरव होती है तथा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह अपनी राष्ट्रभाषा तथा उसके रचनाकारों अर्थात लेखकों का सहृदय सम्मान करें। किंतु आज भी अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी और उसके सेवक रूपी साहित्यकारों की उपेक्षा करते हैं। तो प्रस्तुत संस्मरण मतलब कि प्रस्तुत लेख जो है, जो शिवानी जी द्वारा लिखी गई है, इसी व्यथा को उजागर करते हैं। तो गंगा बाबू कौन है, कौन थे, इसके बारे में कितने साहित्यकारों कितने लेखकों को मालूम है नहीं है, इसी के बारे में यह पाठ शिवानी जी लिख रही हैं। और शिवानी जी, जिनका वास्तविक नाम क्या था, गौरा पंत, वो हिंदी की सुविख्यात लेखिका थी। उनका जन्म 1933 ईस्वी में राजकोट गुजरात में हुआ था और ये जो है इनकी शिक्षा जो है वो शांति निकेतन में हुई थी। इनके संगीत के प्रति भी काफ़ी रुचि रही है और पद्मश्री के साथ साथ बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हैं जिनके द्वारा वो पुरस्कृत हुई है। और इनकी मृत्यु जो है 21 मार्च 2003 में हुई थी। तो वो बता रही हैं, गंगा बाबू से मेरा परिचय आज से कोई 10 वर्ष पूर्व हुआ था, किंतु मुझे सदा ऐसा लगता था जैसे वर्षों से उन्हें जानती हूँ। मेरा संस्मरण पढ़कर मतलब लेख पढ़कर जब उन्होंने पत्र लिखा तो मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं था, किंतु सरल पत्र की सहज स्नेहपूर्ण भाषा ने उनका चित्र खींचकर रख दिया। जब शिवानी जी उनसे मिली तो वैसे ही जैसे पत्र में उनका जैसे कि व्यक्तित्व नजर आ रहा था, मिलने के बाद उन्हें ऐसा ही प्रतीत हुआ जैसे कि बूढ़ा सा कद, भारी भरकम शरीर, सरल वेशभूषा और गंभीर मंडित चेहरे से उद्भाषित करते हुए स्नेह मुस्कान। उन्होंने मेरे लेख को सराहा, यह मेरा सौभाग्य था। उस पत्र में उन्होंने लिखा था कि संस्मरण ऐसा हो कि जिसे कभी देखा भी न हो उसकी साक्षात छवि जो है उसके सामने आ जाए। तो संस्मरण वो लिख रहे हैं पत्र में कि संस्मरण जो लेख ऐसा हो जिसके बारे में आप लिख रहे हैं तो वो ऐसा हो कि बिना देखे ही उसकी छवि, उसका जो गहरापन है वो सामने उठकर सामने चला आए। वो सामने हर चीज एक आईने की तरह साफ हो, उसको हम लोग पहचान सके, जान सके। तो वही यहाँ कहता है कि संस्मरण ऐसा हो कि जिसे कभी देखा भी न हो उसकी साक्षात छवि ही सामने आ जाए। सब कुछ सशक्त लेखनी आंकती चली जाए, वही उनकी सच्ची तस्वीर है और वही सफल संस्मरण। सफल संस्मरण अर्थात किसी व्यक्तित्व को उजागर कर दे, सही संस्मरण, सही लेख। तो जब कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसी दुर्लभ व्यक्तित्व पर लेखनी का फोकस साधना पड़ेगा। शिवानी जी कह रही हैं कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि किसी के बारे में लिखना पड़ेगा, किसी के बारे में अर्थात गंगा बाबू जिनको कभी उन्होंने देखा नहीं था, मात्र 10 साल पूर्व उनसे परिचय हुआ था और पत्र के द्वारा उनकी सरल भाव को, उनके व्यक्तित्व को जाना था और कभी सोचा भी नहीं था कि कभी उनके बारे में वो लिखेंगे। तो वही कह रहा है यहाँ पर, तब कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसी दुर्लभ व्यक्तित्व पर लेखनी का फोकस साधना पड़ेगा, जिनसे कभी संस्मरण का ककहरा सिखाया था। ककहरा मतलब हाथ पकड़ के शुरू से, जिसने कभी संस्मरण का ककहरा सिखाया था। स्वयं वे अनेकानेक दुर्लभ संस्मरणों के जीते जागते कोष, बहुत सारे वो लेख लिखते, लेकिन कभी भी जाहिर नहीं हुआ, उजागर नहीं हुआ, कभी भी उन्होंने लेख को प्रसिद्धि की तरफ लेके नहीं गए। उन्हें मैंने पहले ही बताया था कि ये प्रसिद्धि के लोभी और साथ ही पुरस्कार के लोभी नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है, मैंने उनसे एक दिन कहा था, आप ऐसे बेजोड़
संस्मरण सुनाते हैं, कभी लिखते क्यों नहीं? तो शिवानी जी उनसे बोल रही हैं कि इतने अच्छे अच्छे संस्मरण लिखते हैं, इतने अच्छे अच्छे लेख लिखते हैं, इनको आप संस्मरण सुनाते हैं, है ना? यहाँ बता रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे, ऐसे बेजोड़ संस्मरण सुनाते हैं, तो आप इसको लिखते क्यों नहीं? एक ऐसा कोर्स बनाइए जिसमें आपकी यह दुर्लभ निधि जो खोज है सदा के लिए सुरक्षित रहे। फिर आपके सुनाने का ढंग भी तो अनोखा है। अब अगला आगे बोल रहे हैं, देखा वे गंभीर होकर सहसा शरारत भरे मुस्कान में बिखर गए। जरूरी नहीं है कि जो संस्मरण सुनाने में माहिर हो वो लिखने में भी वैसा कमाल दिखाए। तो यहाँ बोल रहे हैं शिवानी जी से कि जरूरी नहीं है जो संस्मरण सुनाते हैं, जो संस्मरण है, और संस्मरण बोलने सुनने में और लिखने में बहुत फर्क होता है। तो यही गंगा जी बता रहे हैं, गंगा बाबू जी, कि जरूरी नहीं है कि जो संस्मरण सुनाने में माहिर हो उसे लिखने में भी वैसा ही कमाल हासिल। उन्होंने मुझे जब भी किसी गोष्ठी की अध्यक्षता या किसी अनुष्ठान में उपस्थिति का आग्रह किया, मैंने सदैव उनके आदेश को सिर माथे पर लिया। बहुत कमी बहर जाती हूँ, किंतु उनके पक्ष में कुछ ऐसा आत्मीयतापूर्ण अभिजात्य का क्या होता है यहाँ पर? उच्च वर्ग या उच्च कुल। तो कह रही हैं शिवानी जी कि मैं बहुत कमी बाहर जाती हूँ, लेकिन कभी कभी इनके चलते मुझे बाहर जाना पड़ता है यहाँ, किंतु उनके पक्ष में कुछ ऐसा आत्मीयतापूर्ण अभिजात्य रहता है कि मैं टाल नहीं पाती। एक बार आज से कोई 8 वर्ष पूर्व उन्होंने मुझे लखीसराय के बालिका विद्यापीठ में कन्याओं की विद्या के अनुष्ठान पर आमंत्रित किया। यह विद्यालय राजेंद्र प्रसाद जी की प्रिय शिक्षण संस्थान रही है। यहाँ की शिक्षा पूर्ण करने पर जब कन्याएं विदा लेती हैं तो उन्हें उसी स्नेहपूर्ण से विदा किया जाता है जैसे कि पुत्री अपने मायके से विदा किया जाता है। गत वर्ष महादेवी पधारी थी। महादेवी मतलब कि यहाँ पर चर्चा है महादेवी वर्मा, जो एक वो भी लेखिका रही है, और उनके हाथ का लगा वृक्ष जिस अहाते में है, हमारी विदा हो रही कन्याओं की हार्दिक इच्छा है कि उसी के पार्श्व में आपके हाथों लगा वृक्ष लहराए जो बगल में। यात्रा कठिन अवश्य है, आपको कष्ट भी होगा क्योंकि रेलवे स्टेशन नहीं है, किंतु हमारे सहयोगी कार लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आपको आकर यह तो देखना ही है कि आपके प्रशंसक यहाँ कितनी बड़ी संख्या में है। साहस कर मैं गई तो रात को 12 बजे क्यू के जनहीन बिहड़, जनहीन मतलब बिना किसी व्यक्ति, है ना, जहाँ पर जनसंख्या कम है, जहाँ व्यक्ति लोग नहीं है, ऐसे बिहड़ जगह जो स्टेशन है वहां पर पहुंचते ही शिवानी जी क्या हो गए? सहम गए। लोगों से सुन चुकी थी कि क्यू से लखीसराय का जो मोटर मार्ग है निरापद मतलब कि सुरक्षित नहीं है। डाके भी आए दिन होते रहते हैं। मुझे लेने गाड़ी आई थी। विद्यापीठ पहुंची तो अतिथिशाला और भी उससे भयानक लगी। जहां पर वो गई वो स्टेशन से भी ज्यादा भयावह। उस दिन बिजली भी चली गई थी। निराभरण कमरे में एक स्प्रिंग की पलंग पड़ी थी। ना कोई चौकीदार, ना आसपास कोई मकान। थोड़ी देर में एक लंबा सा व्यक्ति एक अधमरी लालटेन लेकर एक मटके में पानी रखकर तिरछा खड़ा होकर रहस्यमयी मुस्कुराहट बिखरता बोला, हम माली हैं, आप दरवाजा बंद कर आराम से सोइए। हम यहाँ उस कोठरी में रहते हैं, खिड़की दरवाजा बंद रखिएगा। कभी कभी साला करैत भी घुस आता है। अपनी दिव्य वाणी की मिठास भूलकर वो लंबी लंबी डगे भरता हुआ अंधेरे में खो गया। तो मुझे लगा हो ना हो वह सीधे परलोक से चला आ रहा यमलय का ही माली है। वह स्याह चेहरा, टेढ़ी मुस्कान, खड़े होने का तिर्यक भंगिमा और स्वर भंग करती विचित्र हंसी। तो यहाँ पर तिर्यक भंगिमा का अर्थ क्या होता है? खड़े होने का तिर्यक भंगिमा मतलब यहाँ टेढ़ा मेढ़ा
जो खड़ा रहने का तरीका होता है वही खड़े होने का तिर्यक भंगिमा, और वह स्वर भंग करती विचित्र हंसी। कुछ देर में तो मैं भय से जड़ बन बैठी रही। कहाँ फंसा दिया गंगा बाबू ने। रात को ही किसी आरक्षित छिद्र से रेंगते आए करत ने डस लिया तो लगा मटके तक भी नहीं पहुंच पाऊंगी। किसी तरह खिड़की दरवाजे बंद किए और रात भर सो नहीं पाई। तो यह पाठ का पहला भाग है। अगले भाग में हम लोग आगे की पाठ की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।